नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त भगवती प्रसाद पुरोहित एडवोकेट। और आज के वीडियो में हम समझने वाले हैं कि जमीन, मकान या कुआं का कब्जा विवाद। ठीक है, कौन सा विवाद? या तो जमीन है या मकान है या कुआं है या पानी से संबंधित कोई संसाधन है, उसके संबंध में अगर कब्जा से संबंधित कोई विवाद है तो उसको कैसे हल किया जा सकता है या वह कैसे हल होगा, इसके संबंध में प्रावधान जो दिए गए हैं धारा 145 दंड प्रक्रिया संहिता और धारा 164 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। इसके बीच में जो यहाँ पर यह आएगा, क्या यहाँ पर यह आएगा, इसको और नहीं मानेंगे हम, क्योंकि जो दंड प्रक्रिया संहिता थी 145 उसको ही भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जो नया एक्ट बना है उसमें धारा 164 के रूप में जो है स्थापित किया गया है। तो इन दोनों धाराओं की संपूर्ण कानूनी जानकारी आज के वीडियो में हम समझने वाले हैं। जिसे दोस्तों कई बार क्या होता है कि कोई जमीन जो है उसके ऊपर कब्जे को लेकर विवाद है दो लोगों के बीच में, या किसी मकान के संबंध में दो लोगों के बीच में कोई विवाद है, या कुआं जो है या तालाब जो है या ऐसा स्थान है या कोई प्लाट है या कोई दुकान है, उसके संबंध में अगर कोई कब्जे संबंधित कोई विवाद है तो ऐसी स्थिति में जो है वहां पर धारा 145 लागू होगी और वर्तमान धारा जो है 164 लागू होगी। तो ये सब कुछ जानकारी आज के वीडियो में हम समझने वाले हैं। आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, बेल आइकन को प्रेस कर दिए और इस वीडियो को फटाफट लाइक कर दिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको मिलते सरल आसान भाषा में कानून की नई नई जानकारी। तो सबसे पहले हम इसको ऐसे समझेंगे कि धारा 145 जो है, धारा 145 ठीक है सीआरपीसी या उसको 164 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता हम कह सकते हैं। तो धारा 145 दंड प्रक्रिया संहिता, जिसको अंग्रेजी में क्रिमिनल प्रोसीजर कोड कहा जाता है, एक बहुत महत्वपूर्ण धारा है। ठीक है, क्या है यह? एक महत्वपूर्ण धारा है जो भूमि, ठीक है, मकान, प्लाट, दुकान, कुआं या तालाब पर कब्जे के विवाद से संबंधित है। किससे संबंधित? जैसा कि हमने पहले समझा था, जमीन, मकान, प्लाट, दुकान, कुआं या तालाब से के कब्जे से संबंधित विवाद के संबंध में है। अर्थात जहां भूमि या जल से संबंधित कोई विवाद है और उस विवाद के कारण शांति भंग, क्या शांति भंग मेन शब्द है, क्या है? शांति भंग। इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? ब्रीच ऑफ पीस। जहां पर शांति भंग होने की संभावना हो, क्या होती है? शांति भंग होने की संभावना हो। यह धारा मुख्य रूप से न्यायालय के उपखंड अधिकारी, ठीक है, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट को अधिकार देती है कि वह ऐसे विवादों में हस्तक्षेप कर शांति बनाए रखे। ठीक है, कहीं कहीं पर ये कार्यपालिक मजिस्ट्रेट के क्षेत्राधिकार की भी धारा है, लेकिन यहाँ पर जो मध्य प्रदेश में जो है, हम मध्य प्रदेश के बारे में अगर समझेंगे या कई राज्यों में यह अधिकार जो है किसको दिया गया है? एसडीएम को। किसको? सब डिविजनल मजिस्ट्रेट को इसमें अधिकार दिया गया कि वे इस धारा के अंतर्गत कार्यवाही कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें यह समझना जरूरी है, सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि ये कहां पर लागू होगी। तो ये जो जगह हमने देखी, भूमि, मकान, प्लाट, दुकान, कुआं, तालाब के कब्जे के विवाद के संबंधित, कहां पर कब्जे के संबंध में कोई विवाद होता है वहां पर यह धारा लागू होगी और वहां पर शांति भंग होने की संभावना है। ठीक है, और इसके संबंध में अधिकार किसको है? तो उपखंड अधिकारी या सब डिविजनल मजिस्ट्रेट को इसके संबंध में अधिकार है कि वह उस विवाद में हस्तक्षेप करे और क्या करे? हस्तक्षेप कर शांति बनाए रखे। ठीक है, अब इसको आगे हम और समझ लेते हैं कि यह धारा जो है इसका उद्देश्य क्या है। ठीक है, धारा 145 जो है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? धारा 145 का मुख्य उद्देश्य क्या है? ठीक है, तो मुख्य उद्देश्य यहां पर दिया हुआ है। इस धारा का मुख्य उद्देश्य है ऐसे विवादों में तत्काल कदम उठाना जिनसे सार्वजनिक शांति भंग हो सकती है। सार्वजनिक शांति भंग से क्या मतलब होता है कि लड़ तो दो लोग रहे, लेकिन उससे क्या होगा कि उससे अन्य लोगों को भी परेशानी हो सकती है। सार्वजनिक शांति भंग होने की संभावना है। जैसे दो गुट आपस में लड़ रहे हैं तो कई बार क्या होता है कि उसका परिवार भी आ जाता है, उसकी समाज के लोग भी आ जाते हैं, उसके धर्म के लोग भी आ जाते हैं, दूसरे धर्म या दूसरे समाज के लोग भी आ जाते हैं। तो इस तरीके से वहां पर क्या होता है, वो विवाद जो है वो सार्वजनिक शांति भंग होने वाला हो सकता है। तो उसको रोकना जो है ये इस धारा का मेन उद्देश्य है। ठीक है, आगे इसमें यह धारा मालिकाना हक तय नहीं करती है। क्या करती है? मालिकाना हक तय नहीं करती है। यह केवल कब्जे के संबंध में इसमें निराकरण किया जा सकता है कि वास्तविक कब्जा किसका था और किसका होना चाहिए, उसको भी हम आगे समझेंगे। यह धारा मालिकाना हक तय नहीं करती है, बल्कि कब्जे की स्थिति, पोजीशन, ठीक है, के आधार पर निर्णय लेती है ताकि झगड़ा न बढ़े। अर्थात इसमें यह माना गया है कि
जिस जमीन के कब्जे के संबंध में विवाद हो रहा है उसका वास्तविक कब्जा किसके पास में है और किसके पास में था या किसके पास में रहना चाहिए। तो इसके कब्जे के संबंध में जो है उस झगड़े के निराकरण के लिए यह धारा बनी हुई है। ठीक है, इसमें जो आगे आया है वह है कि धारा 145 जो है, धारा 145 जो इसकी मुख्य बातें क्या है। ठीक है, इसकी मुख्य बातें जो क्या है, धारा 145 जो है सीआरपीसी की, इसकी मुख्य बातें अर्थात महत्वपूर्ण बिंदु जो है वो कौन से हैं। तो देखिए इसमें है, पहला बिंदु है कब लागू होती है। ठीक है, तो जब किसी भूमि, भवन, प्लाट, दुकान या जल पर दो या दो से अधिक पक्षों में कब्जे को लेकर विवाद हो और उस विवाद में से शांति भंग होने की संभावना हो। कब लागू हो गई है कि दो या दो से अधिक लोग। कई बार क्या होता है कि जैसे मान लेते हैं कि एक कुआं है। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि ये कुआं है, इस कुएं के संबंध में ए व्यक्ति कह रहा है कि ये कुआं इसका है। ठीक है, बी व्यक्ति कह रहा है कि ये कुआं इसका है। ठीक है, और सी व्यक्ति जो है वह भी कह रहा है कि कुआं मेरा है। तो ऐसी स्थिति में दो से अधिक लोग भी हो सकते हैं, लेकिन कम से कम दो लोगों के बीच में उसमें अगर विवाद है या दो से अधिक लोगों के बीच में अगर कोई विवाद है तो उस संबंध में जो है और वहां पर शांति भंग होने की संभावना है। क्या है, शांति भंग होने की संभावना है। तो ऐसी स्थिति में धारा 145 जो है उसके अंतर्गत कार्रवाई जो है वह की जा सकती है। और वर्तमान एक्ट जो है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जो है इसकी धारा 164 के अंतर्गत जो है कार्रवाई की जा सकती है। ये कार्रवाई कैसे होती है, किस किस के खिलाफ होती है और उसमें किस प्रकार की कार्रवाई होती है, क्या किया जा सकता है, ये भी हम आगे समझने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें जो है आगे आया है कि मजिस्ट्रेट का अधिकार। ठीक है, इसमें क्या है, मजिस्ट्रेट का अधिकार। मजिस्ट्रेट का अधिकार, यदि उपखंड अधिकारी, ठीक है, कहीं कहीं कार्यपालक दंडाधिकारी भी रहता है, यहाँ पर उपखंड अधिकारी है जिसको सब डिविजनल मजिस्ट्रेट कहा जाता है। तो यदि उपखंड अधिकारी, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट अर्थात एसडीएम को यह विश्वास हो जाए कि कोई ऐसा विवाद है जिससे शांति भंग हो सकती है, जैसा कि हमने पहले भी समझा। ठीक है, शांति भंग हो सकती है, तो वह धारा 145(1) के अंतर्गत लिखित आदेश अर्थात रिटर्न ऑर्डर जारी करता है। अब कैसे करता है, उसमें क्या लिखता है, इसको भी हम आगे समझेंगे। ठीक है, तो कौन कर सकता है, जो उपखंड अधिकारी जो है ना, कई जगह तहसीलदार को भी है, कार्यपालक दंडाधिकारी को भी इसके संबंध में अधिकार दिए गए हैं, लेकिन मध्य प्रदेश के संबंध में जो है किसको है, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट अर्थात एसडीएम को। ठीक है, एसडीएम को इसके संबंध में अधिकार है। किसके संबंध में, 145(1) के संबंध में। तो ये जो लिखित आदेश रहता है उसमें क्या रहता है उसको भी आगे हम समझने वाले हैं। ठीक है, तो यहां पर आदेश में क्या लिखा जाता है। ठीक है, अब इसको भी हम समझ लेते हैं। तो आदेश जो रहेगा, जो एसडीएम या कार्यपालक दंडाधिकारी जो वो जारी करेगा, उस आदेश में क्या लिखा रहेगा। तो आदेश में क्या लिखा जाता है कि विवादित संपत्ति कौन सी है। अब देखिए, अगर किसी भी संबंध में, जैसे मान लेते हैं कि ये कुआं है, ठीक है, ये कुआं है या फिर ये मकान है, ठीक है, ये मकान है, इस मकान के संबंध में अगर कोई विवाद है, ठीक है, इस मकान के संबंध में कोई विवाद है, तो यह मकान किसका है, ठीक है, विवादित संपत्ति कौन सी है। तो इसमें जो आदेश जारी होगा उसमें लिखना पड़ेगा कि मकान नंबर सो एंड सो, या इस गांव में स्थित है, या इस शहर में स्थित है, या यहाँ स्थित है, विवादित संपत्ति कौन सी है। इसके बाद किन किन पक्षों में विवाद है, जैसे कि यह मकान है तो इसके संबंध में किन किन लोगों में विवाद है, तो उसमें लिखना पड़ेगा नोटिस में कि ए, बी, सी या डी जो है इन लोगों के बीच में विवाद है और इसमें इन लोगों को और पक्षों को क्यों उपस्थित होना है। तो उस लेटर में ये चीजें लिखी रहेगी कि विवादित संपत्ति कौन सी है, जैसे ये मकान है विवादित संपत्ति और यहाँ पर ये स्थित है, ठीक है, किन किन पक्षों में विवाद है, तो ये ए, बी, सी और डी इन लोगों के बीच में विवाद है, या ए बी के बीच में भी हो सकता है, ए बी सी के बीच में भी हो सकता है, ठीक है, तो इनके बीच में जो है विवाद है। और उसमें यह भी लिखना पड़ेगा कि पक्षों को क्यों उपस्थित होना है, अर्थात इन लोगों को अगर नोटिस जाएगा तो उस नोटिस में यह लिखना पड़ेगा कि आपको क्यों उपस्थित होना है, ठीक है, अर्थात उसमें यह बात लिखी रहती है कि आपके बीच में ये विवाद है, आपने इस व्यक्ति ने ये शिकायत की है, इस व्यक्ति ने ये शिकायत की है, और उस पर से मेरे द्वारा जो है 145(1) में, ठीक है, किसमें 145 की उपधारा 1 के तहत जो ये नोटिस जारी किया जा रहा है और आपको इसलिए यहाँ पर उपस्थित होना है, ठीक है। तो इसके बाद में आगे क्या होता है उसको भी समझ लेते हैं। अब देखिए, नोटिस जारी कर दिया तो उसके बाद में क्या होगा, दोनों पक्षों को, तीनों पक्षों को, सभी पक्षों को नोटिस जारी कर दिया, तो उसके बाद में क्या होगा, तो उसके बाद में जो होता है
वो ये होता है कि दोनों पक्षों से या जितने भी पक्ष है उनके बयान और उनकी साक्ष्य लिए जाएगी। बयान या साक्ष्य एक ही बात है, ठीक है। बयान और साक्ष्य लिए जाएगी, उनका जवाब भी लिया जा सकता है, वे अपने जवाब और अपने दस्तावेज भी पेश कर सकते हैं। मजिस्ट्रेट दोनों पक्षों से लिखित बयान, ठीक है, लिखित बयान भी ले सकते हैं और लिखित जो है उनका स्टेटमेंट भी ले सकते हैं और उसके जवाब भी ले सकते हैं। और साक्ष्य एविडेंस मांगता है, क्या करता है, उनसे लिखित जवाब मांगेगा कि भैया ये ऐसी शिकायत मेरे पास में आई है, आप दोनों का या आप तीनों का या आप सभी लोगों का क्या कहना है। तो वे वहां पर जो है किसके समक्ष, एसडीएम के समक्ष या कार्यपालिक दंडाधिकारी के समक्ष ये पेश कर सकते हैं। इसके बाद वह तय करता है कि कौन, एसडीएम, कि वास्तव में विवादित संपत्ति पर कब्जा किसका था जब मामला शुरू हुआ था, ठीक है। कि जब दो लोगों के बीच में, ठीक है, जैसे ए और बी के बीच में अगर मान लेते हैं कि जैसे 30 तारीख को पहली शिकायत आई इनकी, 30/10/2025 को पहली शिकायत आई, तो इस 30/10/2025 को इस विवादित संपत्ति, जैसे कोई मकान है, ठीक है, अगर कोई मकान है तो उस मकान पर किसका कब्जा था, ठीक है, उस मकान पर किसका कब्जा था, यह उसको निर्धारित करना है कि वास्तव में विवादित संपत्ति पर कब्जा किसका था जब मामला शुरू हुआ था, जब विवाद शुरू हुआ उस समय उस पर किसका कब्जा था, यह भी उसको उसमें लाना है, किसको, एसडीएम को, ठीक है। अब इसमें आगे आया है कि अस्थायी कब्जे का आदेश। अब ये क्या होता है, तो देखिए अस्थायी कब्जे का आदेश के संबंध में जो है वह ये है कि मजिस्ट्रेट, ठीक है, मजिस्ट्रेट यह आदेश दे सकता है कि जिसका कब्जा उस समय था, कब, जिस समय विवाद शुरू हुआ था, वही व्यक्ति फिलहाल कब्जे में रहेगा। क्या कर सकता है, एसडीएम जो है वह इस प्रकार का आदेश दे सकता है कि जिस तारीख को विवाद शुरू हुआ था, अगर उसको लगता है एसडीएम को जिस तारीख को विवाद शुरू हुआ था उस तारीख को उस जमीन पर, किस पर, जैसे हमने समझा था कि अगर ये मकान है, ठीक है, और इस मकान के संबंध में ए और बी के बीच में, ठीक है, किसके बीच में, ए और बी के बीच में, बी के बीच में जो है 30 तारीख को 30/10/2025 को जो है विवाद शुरू हुआ था और इस तारीख को जो है इस मकान पर जो है इस बी का कब्जा था, ठीक है, तो वह व्यक्ति फिलहाल कब्जे में रहेगा। कौन रहेगा, बी का कब्जा था तो इसमें बी ही रहेगा। तो इस तरह का जो है अस्थायी कब्जे का आदेश जो है, अंतरिम आदेश जो है वह कर सकता है। कौन कर सकता है, एसडीएम, ठीक है, एसडीएम जो है वह इस तरीके का आदेश कर सकता है जब तक कि कोई सक्षम न्यायालय, कौन सा न्यायालय, जब तक कि कोई सक्षम न्यायालय जो कि सिविल कोर्ट इससे अलग निर्णय न दे दे। क्या नहीं कर दे, कि जब तक सिविल न्यायालय जो है वह न्यायालय जो है उस आदेश के खिलाफ ऐसा कोई आदेश जो है वह जारी नहीं कर दे, तब तक के लिए वह कब्जा जो है उस व्यक्ति का रहेगा जिसका कि एसडीएम ने माना है, ठीक है, तो उसी व्यक्ति का उस पर कब्जा रहेगा। इस आदेश को अस्थायी आदेश, टेम्परेरी पोजेशन ऑर्डर कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको, टेम्परेरी ऑर्डर रहता है, स्थायी आदेश नहीं रहता है, ठीक है। इसके बाद में आगे आया है कि आपात स्थिति में आदेश, सेक्शन 146 के तहत जब कोई आपात स्थिति निर्मित हो जाती है, जो केस जो उनके समक्ष आया है, किसके समक्ष, एसडीएम के समक्ष आया है, उसमें अगर कोई आपात स्थिति निर्मित हो जाती है तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि स्थिति बहुत तनावपूर्ण है, क्या है, बहुत ज्यादा तनावपूर्ण है, अर्थात मौके पर बहुत ज्यादा ही झगड़ा विवाद होने की संभावना है, तो ऐसी स्थिति में एसडीएम क्या कर सकता है, और शांति भंग होने का खतरा तात्कालिक है, मतलब अभी अभी यहाँ पर कुछ न कुछ बड़ा विवाद हो सकता है, ऐसा अगर एसडीएम को लगता है तो वह धारा 146, ठीक है, धारा 146 या नई धारा जो है उसको क्या कहेंगे, 165, ठीक है, 165 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा, ठीक है, के तहत संपत्ति को अस्थायी रूप से, किस रूप में, अस्थायी रूप से, अस्थायी रूप से नहीं, कुर्क कर सकेगा। क्या कर सकेगा, कुर्क या अटैच कर सकता है, कुर्क को अंग्रेजी में अटैच कहा जाता है, अटैच कर सकता है, और किसी निष्पक्ष व्यक्ति या प्रशासक को उसके संरक्षण के लिए नियुक्त कर सकता है, ठीक है। क्या कर सकता है, एसडीएम जो है क्या कर सकता है कि अगर उसको ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा स्थिति खराब है मौके पर, तो ऐसी स्थिति में वो क्या करेगा, उस संपत्ति को कुर्क कर लेगा और किसी अन्य व्यक्ति को उस संपत्ति के जो रख रखाव के लिए जो नियुक्त कर देगा, संरक्षण के लिए, ठीक है, उसके संरक्षण के लिए नियुक्त कर सकता है, जो कि निष्पक्ष व्यक्ति है या कोई प्रशासक है, अर्थात किसी सरकारी कर्मचारी अधिकारी को भी उसके लिए नियुक्त कर सकता है कि इस संपत्ति को अब आपके हवाले हम करते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार की कार्रवाई जो है वह कौन सी धारा के अंतर्गत, 146 सीआरपीसी या 165 बीएनएसएस
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत यह कार्रवाई कौन कर सकता है? एसडीएम साहब जो है, जो कि उपखंड अधिकारी जो है वे कर सकते हैं। इसके अलावा इस धारा की जो महत्वपूर्ण बातें जो है वह क्या है? देखिए, महत्वपूर्ण याद रखने वाली जो बातें हैं वे है कि महत्वपूर्ण बातें हैं, यह नागरिक अधिकारों ऑनरशिप का फैसला नहीं करती है। क्या करती है? यह ऑनरशिप का फैसला नहीं करती है, अर्थात उस संपत्ति का मालिक कौन है, जैसे अगर कोई मकान है, दुकान है, जमीन है या कुआं है या तालाब है, तो उसका मालिक कौन है इसका फैसला यह धारा नहीं करती है। कौन सी धारा नहीं करती है? 145, 164 BNS SS की। ठीक है, तो यह धारा उसका जो है फैसला नहीं करती है, केवल कब्जे की सुरक्षा करती है। अर्थात जो कब्जा जो है किसी व्यक्ति का, उसको कोई बेदखल करने का प्रयास कर रहा है या कोई जबरन कब्जा कर रहा है या कब्जे संबंध कोई विवाद कर रहा है, तो उस कब्जे की सुरक्षा के लिए यह धारा बनी है। पक्षकार बाद में सिविल कोर्ट में जाकर मालिकाना हक का दावा कर सकते हैं। अर्थात यहाँ पर अगर कोई 145 के तहत कोई कार्रवाई की गई है, 146 के तहत कोई कार्रवाई की गई है, तो ऐसा नहीं है कि उस के अंतर्गत कोई आदेश पारित किया गया है तो वो व्यक्ति जो है, जो व्यथित व्यक्ति है, जो उस आदेश से परेशान हुआ है, वह सिविल कोर्ट में कार्रवाई नहीं कर सकता है। सिविल कोर्ट में वह मालिकाना हक का दावा कर सकता है, अर्थात उस संपत्ति का मालिक वह है, यह दावा वह कर सकता है। दोनों पार्टी कर सकती है या कोई एक पार्टी भी कर सकती है। यह प्रक्रिया शांति बनाए रखने के लिए अस्थायी कदम है। अर्थात मौके पर जब भी कोई ऐसा विवाद हो जाता है किसी संपत्ति को लेकर, जैसा कि हमने इसमें चर्चा की, तो उस संपत्ति के लिए क्या है? अस्थायी कदम है। ठीक है, शांति बनाए रखने के लिए क्या है? अस्थायी कदम है, जो कि कौन जारी करेंगे ऐसा आदेश? एसडीएम साहब जो है। ठीक है, एसडीएम साहब जो है वे इस प्रकार का आदेश जारी कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में आगे इसको उदाहरण के माध्यम से हम कैसे समझें, जैसे हमने काफी समझ लिया है, उसके बाद में उदाहरण के माध्यम से हम ऐसे समझेंगे कि केस कैसे आएगा। एसडीएम साहब तो उसकी सुनवाई करेंगे, लेकिन एसडीएम साहब के पास ये केस कैसे आएगा? तो इसके लिए उदाहरण दिया है, यहाँ पर उदाहरण दिया है, मान लीजिए गांव में दो व्यक्ति राम और श्याम है। ठीक है, क्या है? राम और श्याम है, एक खेत पर अपना अपना हक जताते हैं। क्या कर रहे हैं? जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि जैसे ये एक खेत है, ठीक है, और ये राम है। कौन है? एक व्यक्ति इसमें राम है, ठीक है, दूसरा क्या है? श्याम है। ठीक है, अब आगे इसमें आया है अपना अपना जताते हैं। राम खेत को जोत रहा है, ये राम जो है इस खेत को जोत रहा है, हाँ जोत रहा है इसको, पर श्याम कहता है कि जमीन उसकी है, लेकिन ये श्याम कहता है कि जमीन इसकी है, और लड़ाई की स्थिति बन जाती है। क्या होती है? इन दोनों के बीच में यहाँ पर लड़ाई की स्थिति बन जाती है। तो संबंधित पुलिस थाना कौन करेगा यहाँ पर कार्रवाई? ये राम और श्याम जो है ये विवाद कर रहे हैं, तो ये जमीन जो है जिस क्षेत्र में है, उस क्षेत्र से संबंधित पुलिस जो है, उस गांव से संबंधित पुलिस थाना जो है, वे क्या कर सकते हैं? तो संबंधित पुलिस थाना यह सूचना मजिस्ट्रेट को देता है कि शांति भंग होने की संभावना है। कौन देगा? पुलिस देगी जानकारी। किसको देगी? मजिस्ट्रेट को। मजिस्ट्रेट कौन? एसडीएम साहब। ठीक है, या तहसीलदार साहब को भी कहीं कहीं अधिकार रहता है। ठीक है, तो एसडीएम साहब या तहसीलदार साहब जो है उनको ये सूचना दी जाए, किसके द्वारा? पुलिस थाने के द्वारा। और उस स्थिति में क्या होगा? तब मजिस्ट्रेट धारा 145 सीआरपीसी के तहत नोटिस जारी करेगा, दोनों पक्षों से साक्ष्य मांगेगा और यह तय करेगा कि कब्जा किसके पास था, ताकि झगड़ा और हिंसा न हो। ठीक है, तो ये मेन बात इसमें, यह सारगर्भित बात ये है कि जब भी दो लोगों के बीच में, जैसा हमने समझा, ऐसा कोई विवाद होता है, तो ऐसी स्थिति में उस विवाद के संबंध में पुलिस जो है ये सूचना किसको करती है? एसडीएम साहब को करती है। और एसडीएम साहब के द्वारा, जैसा कि हमने समझा था कि 145(1) के तहत इन सभी पार्टियों को, राम और श्याम को या जो भी लोग हैं उनको नोटिस जारी करेंगे, उनसे जवाब मांगेंगे, उनकी साक्ष्य एकत्रित करेंगे और उसके बाद में आगे जो हमने इस वीडियो में समझी वे सारी कार्रवाइयां इसमें निष्पादित की जाएगी। तो मैं विश्वास रखता हूं कि आज की दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अधिक से अधिक लोगों को शेयर कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।